सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछली की क्लास में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और महान्यायवादी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। आज की क्लास में हम लोग विधायिका के बारे में जानेंगे कि विधायिका क्या है, संघ की विधायिका क्या है, राज्य की विधायिका क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। और आज हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को पूरी तरह से इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उसे देख ले, और इसका जो भी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ऐड हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। विधायिका, तो विधायिका क्या हो गया? तो इसमें आ गया दो आता है, एक संघ का विधायिका और एक राज्य का विधायिका। तो संघ की विधायिका में आता है संसद, और संसद के अंतर्गत आ गया हम लोग का राष्ट्रपति आ गया, राज्यसभा आ गया, लोकसभा। तो विधायिका के अंतर्गत आ गया संघ की विधायिका, और संघ की विधायिका में हम लोग का आता है संसद आता है। और संसद किन से मिलकर बना होता है? तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। ध्यान रहे कि राज्यसभा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो संसद का निर्माण तीन चीज़ से मिलकर हो गया, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी कि अगर संसद का अंग का बात किया जाए, संसद का अंग का बात किया जाए तो तीन अंग हो जाएगा, एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, तीसरा लोकसभा यानी कि निम्न सदन। इसी प्रकार हम लोग का राज्य विधायिका होता है। जिस प्रकार से संघ की विधायिका में संसद आता है, उसी प्रकार से राज्य की विधायिका में राज्य विधान मंडल आता है। जिस प्रकार से संघ की विधायिका में संसद, उसी प्रकार से राज्य में राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल का कितना अंग? तो यहाँ भी तीन अंग। क्या क्या हो जाएगा? जिस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रपति, उसी प्रकार से यहाँ पे राज्यपाल। जिस प्रकार से हम लोग का लोकसभा, उसी प्रकार से यहाँ पे विधानसभा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा, तो यहाँ पे विधान परिषद, जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। तो विधायिका के अंतर्गत दो विधायिका है, एक संघ की विधायिका और एक राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका में क्या आता है? संसद आता है, जबकि राज्य की विधायिका में हम लोग का राज्य का विधानमंडल आता है। संसद का निर्माण किससे होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है, जबकि राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा और लोकसभा को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिए हैं। अब संघीय विधायिका, तो संघीय विधायिका क्या हो गया? जो जिसमें संसद आता है, जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो सदन, एक राज्यसभा जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, और दूसरा लोकसभा जिसको निम्न सदन बोलते हैं, आता है। जैसे कि अगर ये हम लोग का संसद भवन है, तो यहाँ पे एक साइड हो गया हम लोग का लोकसभा हो गया, और दूसरा जो हो गया वो हम लोग का राज्यसभा हो गया। तो संसद के दो सदन, एक हो गया लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था में हम लोग का जो केंद्र है वहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय बोलने का मतलब क्या है? एक सदन लोकसभा हो गया, दूसरा सदन राज्यसभा हो गया। तो द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो सदन, एक हो गया राज्यसभा जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा जिसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, आता है। तो संसद के अंतर्गत दो सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा हो गया। लेकिन झारखंड के केस में थोड़ा सा उल्टा है। झारखंड में हम लोग का विधान परिषद नहीं है, जिसकी वजह से झारखंड में क्या हो जाएगा? हम लोग का एक सदनीय व्यवस्था हो जाएगा। तो जब हम लोग विधान मंडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि विधान परिषद झारखंड में क्यों नहीं है, विधान परिषद होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो संघीय विधायिका में क्या हो गया कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो सदन, एक हो गया राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोलते हैं, और दूसरा हो गया लोकसभा जिसको निम्न सदन बोलते हैं। अब लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन
प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, यानी कि डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करेंगे, तो हम लोग के डायरेक्ट वोट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, और एवं यह एक अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल बाद खत्म हो जाता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, 5 साल बाद इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, या फिर उससे पहले भी वो भंग कर सकता है। तो चूंकि हम लोग डायरेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं कि यहाँ जैसे कि धनबाद से सांसद जो भी खड़े होते हैं हम लोग उनको डायरेक्ट वोट करते हैं, या फिर अन्य जगह के सांसद को हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, जिसकी वजह से इसको प्रत्यक्ष सदन बोला जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता जिसका निर्वाचन करती है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, और चूंकि 5 साल बाद ये विघटन हो जाता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं, और ये कभी भी भंग हो सकती है। तो वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता। 2 केस आ गया कि पहला कि लोकसभा जो हो गया हम लोग का, वो लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। दूसरा क्या हो गया कि उनका 5 साल का कार्यकाल होता है, यानी कि अस्थायी होते हैं वे, 5 साल बाद उनका विघटन हो जाता है। ये हो गया हम लोग का लोकसभा का। लेकिन अगर राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। जिस प्रकार की लोकसभा 5 साल में पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन राज्यसभा पूरी तरह से विघटन नहीं होता है। तो राज्यसभा पढ़ेंगे कि राज्यसभा आखिर विघटन नहीं होता, तो आखिर ये कैसे करके क्या होता है कि इसका कार्यकाल हमेशा के लिए बना रहता है। तो यहाँ पे बस हम लोग यही ध्यान देना है कि लोकसभा का जो भी सदस्य होगा उसको हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं, यानी कि इसको प्रत्यक्ष सदन बोला जाता है, और इसका कार्यकाल क्या होता है, अस्थायी नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं। प्लस लोकसभा को क्या बोलते हैं हम लोग, निम्न सदन। तो ये तीनों चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं, और प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं लोकसभा को। अब भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, संसद के सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो बस यही ध्यान रखना है कि हम लोग का जो भी संसद जो आता है वो भाग 5 में आता है, आर्टिकल 79 से 122 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 79, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो संसद बनाते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो अनुच्छेद 79 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, यानी कि जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक संसद का निर्माण नहीं होगा। तो ये तीनों मिलकर सम्मिलित रूप से इन तीनों क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि संसद का निर्माण 3 चीज़ से मिलकर बना होगा, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और एक लोकसभा। जब तक ये तीनों सम्मिलित रूप से नहीं आएंगे संसद का निर्माण नहीं होगा। और राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि कोई भी अगर विधेयक होता है जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनता है, इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बोला जाता है। तो अनुच्छेद 79 में कुल मिला के बोला गया है, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है कि संसद क्या है। अब राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान देना है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसी प्रकार हम लोग उपराष्ट्रपति में पढ़े थे कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति हम लोग का राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। सदन बोलने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग का ये हो गया संसद हो गया, तो एक हो गया लोकसभा और एक हो गया हम लोग का राज्यसभा हो गया। तो लोकसभा और राज्यसभा ये हो गया 2 सदन, एक सदन और ये दूसरा सदन। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और न ही वह संसद में बैठते हैं और न ही वह संसद भवन में बैठेंगे, परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न प्रदान करे। ये हो गया हम लोग का संसद भवन हो गया, इसका 2 सदन।
एक हो गया हम लोग का लोकसभा और सेकंड हो गया हम लोग का राज्यसभा। तो अगर संसद के अंग का बात किया जाए या फिर संसद कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो पहला हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो गया हम लोग का लोकसभा जिसको निम्न सदन भी बोलते हैं, और तीसरा हो गया राज्यसभा जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। तो संसद का 3 अंग यानी कि संसद 3 चीज़ से मिलकर बना होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये कहाँ मेंशन है, तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में मेंशन है। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो, तो जैसे कि ये वाला हो गया हम लोग का, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, ये हो गया कंप्लीट हम लोग का संसद भवन हो गया। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और न ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, प्लस और न ही वो यहाँ पे बैठते हैं और न ही यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग इसलिए होता है क्योंकि जब तक कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से तो पारित हो जाता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उसमें अपना सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। अब विधेयक क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे में मिलेगा हम लोग को विधेयक क्या है, उसके बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। तो कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उसमें राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो संसद क्या हो गया, समझ गए कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं। अब है संसद के सदन का बात किया जाए, संसद का सदन, तो इसमें 2 सदन आते हैं। पहला हो गया हम लोग का लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। लोकसभा हो गया निम्न सदन, राज्यसभा हो गया उच्च सदन। लोकसभा और राज्यसभा 2 क्या हो गया हम लोग का संसद का सदन, एक हो गया निम्न सदन यानी कि लोकसभा, एक हो गया उच्च सदन यानी कि राज्यसभा। जबकि संसद थोड़ा सा डिफरेंस है, संसद सदन और एक है सांसद, थोड़ा सा डिफरेंस बस, संसद सदन और सांसद। तो संसद क्या हो गया, तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। सदन क्या हो गया, तो सदन संसद के जो 2 सभाएं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये हो गया सदन। और सांसद क्या हो गया, तो जहाँ जिसको हम लोग निर्वाचित करके भेजते हैं वे सभी लोग क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान। तो राज्यसभा का संरचना कैसे होगा उसके बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद हो गया और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा हो गया। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। यह ध्यान देना है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होना चाहिए, हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो 245 है। इनमें से राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये ध्यान देना है कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा के संरचना का प्रावधान किया गया है, जिसमें टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 245 सदस्य वर्तमान में है। अब 245 सदस्य हैं, इनमें से भी 12 सदस्यों का निर्वाचन जो होगा, 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। और वो 12 सदस्य कैसे होने चाहिए, तो साहित्य क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान अगर रखते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करेंगे। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ध्यान रहे 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो आर्टिकल 80 हो गया हम लोग का क्या, राज्यसभा के बारे में बात करता है। वर्तमान में 245 सदस्य है, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और मनोनीत होने वाले व्यक्ति किसे होते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखते हैं। वर्तमान में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जैसे कि अगर टोटल हो गया हम लोग का 250 सदस्य होना चाहिए अधिकतम, लेकिन वर्तमान में कितना है, 245 है।
क्यों है 245? अब 245 में से 12 सदस्य को मनोनीत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो 12 सदस्य को माइनस कर दीजिए, 3 3 2 233। जो 233 सदस्य है इनको क्या करते हैं? इनका निर्वाचन होता है। तो 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जबकि 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑल ओवर ऐड करेंगे तो 245। तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अधिकतम कितना हो सकता है? 250। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ये भी ध्यान देना है कि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है, जिसकी वजह से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक है। तो राज्यसभा में क्या क्या हो गया हम लोग का कि अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और वे सब लोग साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले होने चाहिए। यानी कि ऑल ओवर बोला जाए तो 233 सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा में होता है। और वर्तमान में यूपी में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इसको देखते हैं। हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। यानी कि जैसा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जैसा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी होता है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। तो हम लोग को ये सारा इतना याद नहीं रखना है, बस हम लोग को ध्यान देना है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, जैसा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है। प्लस कितना सदस्य है? अधिकतम 250 हो सकता है, वर्तमान में 245 है। और 12 ठो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी कि 233 सदस्य अभी हम लोग निर्वाचित कर सकते हैं। बस हम लोग को इतना चीज़ याद रखना है। प्लस आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, 79 में संसद के बारे में बताया गया है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानमंडल, अब राज्य का विधानमंडल मतलब समझिए, जिस प्रकार से ये हो गया हम लोग का संसद भवन हो गया, ये क्या होगा? संघ का हो गया। जबकि उसी प्रकार से हम लोग का राज्य में आएगा विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। अब जिस प्रकार से संसद में 2 अंग, उसी प्रकार से विधानमंडल में 2 अंग, एक विधानसभा और दूसरा हो जाएगा हम लोग का विधान परिषद। जिस प्रकार से इधर लोकसभा और इधर राज्यसभा, उसी प्रकार से विधानमंडल में हम लोग का विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे यानी कि राज्यसभा का जो भी सदस्य होगा उनका निर्वाचन कैसे होगा? तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। प्लस उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो जो भी विधानमंडल होंगे, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही यहाँ यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। फिर से बता रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। और उनका निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? यानी कि निर्वाचक मंडल में शामिल कौन है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल में? तो विधानमंडल के जो भी सदस्य निर्वाचित होंगे, विधानमंडल के जो भी सदस्य निर्वाचित होंगे वही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ऐसा हम लोग का आर्टिकल 80 के 4 में बताया गया है। अब है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा। तो चूँकि राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं हो सकता है। तो राज्यसभा का लोकसभा कैसा था? हम लोग का अस्थायी सदन था, क्योंकि 5 साल बाद लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता था। लेकिन राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, इसको ध्यान देना है, यानी कि इसका विघटन कभी नहीं हो सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही सदस्यों का निर्वाचन होता है। यहाँ ध्यान देना है कि राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है
और प्रत्येक सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा में टोटल जितना भी सदस्य है उनका 1/3 सदस्य हट जाते हैं और पुनः उतना ही सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं, और पुनः 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है। तो इसको ऐसा समझते हैं कि अगर इसका 3 हिस्सा कर देते हैं, 1/3 सदस्य, फिर से 1/3 सदस्य, फिर से 1/3 सदस्य, तो अगर हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो कुल सदस्य आ जाएगा। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का कुल सदस्य आ जाएगा। तो अगर प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष में निकलते हैं, यानी कि यहाँ से 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे और फिर से नया 1/3 सदस्य यहाँ पे 2 साल के लिए आ जाएंगे, 2 नया निवृत्त सदस्य यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 1/3 सदस्य फिर से 2 साल बाद, और फिर से यहाँ पे 1/3 सदस्य 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 1/3 सदस्य 2 साल में हट जाएंगे। तो 2/3 सदस्य तो अभी बना रहेगा ना, इसमें भी 2/3 सदस्य अभी भी रहेगा, इसमें भी 2/3 सदस्य रहेगा और इसमें भी 2/3 सदस्य रहेगा। यानी कि कार्यकाल की बात किया जाए तो 2 साल, 2 साल और 2 साल, यानी कि 6 साल का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का हो जाता है। तो राज्यसभा क्या होगा, एक अस्थायी सदन हो गया, यानी कि इसका विघटन कभी नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हट जाते हैं और उतने ही सदस्यों का फिर से निर्वाचन होता है। अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं उनको देखते हैं। आर्टिकल 84 में बताया गया है कि सबसे पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति में भी सेम चीज़ था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए हम लोग का 35 वर्ष की आयु के बारे में बताया गया था। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु थी, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हम लोग का 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद के बारे में हम लोग देख लिए हैं। लाभ के पद में अभी तक 5 बार संशोधन हो गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से लाभ का पद क्या है इसके बारे में नहीं बताया गया। बस इतना बता दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर कोई भी मंत्री हो वो लाभ का पद नहीं होता है, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएँ निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे। और 5वां हो गया कि वो मानसिक रूप से विकृत ना हो, यानी कि पागल या फिर दिवालिया ना होना चाहिए वो। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद अगर और भी कोई कानून बनाती है तो उनको भी फॉलो करे, और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर इतना कंडीशन कोई भी सदस्य फुलफिल करता है तो वो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं। अब राज्यसभा के पदाधिकारी, तो राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। तो राज्यसभा का पदाधिकारी में जो सभापति होते हैं वही हम लोग के देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा का 2 पदाधिकारी हो गए, एक सभापति हो गया और एक उपसभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसको भी हम लोग पढ़े हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रपति हम लोग का दोनों सदन में से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है। मतलब क्या बोल दिए कि ये हो गया हम लोग का संसद भवन, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया हम लोग का राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति हो गए, और जो उपसभापति होंगे वो राज्यसभा के ही किसी सदस्य, राज्यसभा के ही कोई सदस्य उपसभापति होंगे। तो राज्यसभा सदस्यों द्वारा, यानी कि राज्यसभा में जितना भी सदस्य है इनके द्वारा ही उसी सदन से, यानी कि राज्यसभा से किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाएगा। बस ध्यान देना है कि उपसभापति जो भी बनेगी वो उसी सदन का होंगे, यानी कि राज्यसभा का होंगे। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। सेम चीज़ था कि राष्ट्रपति को भी हटाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है, और उसी प्रकार उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति, तो वही हो गए सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति। इनको हटाने के लिए राज्यसभा ने 14 दिन, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए
14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। और अगर लोकसभा भी इससे समर्थित होते हैं तो वे राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति को उनके पद से हटा सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कि राज्यसभा के पदाधिकारी यानी कि सभापति और उपसभापति के बारे में। अब राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है और उनके कार्य क्या है। तो गैर वित्तीय विधेयकों यानी कि वैसा विधेयक जो वित्त विधेयक नहीं हो के संदर्भ में लोकसभा के भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनाता है। तो जो भी गैर वित्त विधेयक है, तो जितना लोकसभा को गैर वित्त विधेयक में शक्ति है उतना ही राज्यसभा को शक्ति है और दोनों मिलाकर इसमें कानून बना सकते हैं। अगर धन विधेयक की बात किया जाए तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी पड़ती है। तो अगर धन विधेयक है तो उसमें राज्यसभा की तुलना लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्ति थोड़ी सी कम है। राज्यसभा बस क्या कर सकती है, तो 14 दिन के भीतर उनका जो भी राय है उसको लोकसभा में भेज सकते हैं और लोकसभा इनकी राय को माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गैर वित्त विधेयक में दोनों को सेम शक्ति प्रदान है, लेकिन धन विधेयक है तो धन विधेयक में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में थोड़ी सी कम शक्ति है, बस इसको ध्यान में रखना है। तीसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। संविधान संशोधन होगा तो दोनों की शक्ति बराबर होगा। आर्टिकल 249 ये क्या बोलते हैं कि इसके अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 249 क्या बोलता है कि राज्यसभा में जो भी सदस्य उपस्थित हैं और जो मतदान करते हैं, अगर वे उन सदस्यों में से 2/3 सदस्य अगर मतदान कर देते हैं तो कोई भी राज्य सूची के विषय में अगर शामिल है, कोई भी चीज़ अगर राज्य सूची के विषय में शामिल है तो वो उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 249 में बताया गया है। इसके साथ ही आता है अनुच्छेद 312 आता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 249 की राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 249। और अब आता है एक अखिल भारतीय सेवा आता है, तो वो आता है आर्टिकल 312। तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापित कर सकती है। तो ये दोनों आर्टिकल हम लोग को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास है, उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं 2/3 बहुमत से। और अनुच्छेद 312 में बताया गया क्या कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है, तो राज्यसभा कर सकता है उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ। अगला है जब लोकसभा भंग रहती है तो आपात का अनुमोदन कौन करता है, राज्यसभा। सिंपल सा, अगर लोकसभा नहीं है तो आपातकाल अगर उस समय आता है तो आपातकाल का अनुमोदन कौन करेगा, राज्यसभा ही करेगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही लिया जाता है। तो ये भी हमने पढ़े थे कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो सबसे पहला प्रस्ताव कहाँ से आएगा, राज्यसभा से आएगा। जबकि राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना रहता है तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से हम लोग प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य प्लस विधानमंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यानी कि राज्यसभा का बात किया जाए तो राज्यसभा भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होता है। तो इसी के साथ राज्यसभा हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो राज्यसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल में बताया गया, सबसे पहले आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 में हम लोग का राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम लोग, उच्च सदन बोलते हैं, प्लस अस्थायी सदन बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र हम लोग का 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वे उपराष्ट्रपति होते हैं और जो उपसभापति होंगे वे राज्यसभा के ही किसी सदस्य को राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुन लिया जाएगा। अगर इनका शक्ति की बात किया जाए
तो जब लोकसभा नहीं रहेंगे तो आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा के द्वारा होगा। आर्टिकल 243 के अनुसार राज्य सूची के किसी भी चीज़ को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। 249 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। और आर्टिकल 312 के अनुसार वे अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकते हैं। तो ये सब हो गया राज्यसभा के इंपॉर्टेंट फैक्ट सब। अब है लोकसभा। तो जिस प्रकार से ये हो गया संसद भवन, इधर हो गया हम लोग का राज्यसभा जो कंप्लीट हो गया। अब है लोकसभा। तो लोकसभा क्या उसको देखते हैं। तो लोकसभा को क्या बोलते हैं हम लोग, निम्न सदन बोलते हैं। ये ध्यान देना है, राज्यसभा को उच्च सदन जबकि लोकसभा को निम्न सदन। तो अनुच्छेद 81 79 हो गया हम लोग का संसद हो गया, 80 हो गया हम लोग का राज्यसभा और 81 हो गया हम लोग का लोकसभा। तो अनुच्छेद 81 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। उसी प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। तो इसको ध्यान देना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करती है, यानी कि अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था, जिसकी वजह से उसको अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। लेकिन लोकसभा में डायरेक्ट जनता चुनती है, इसकी वजह से इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें इसे जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि जनता पार्टिसिपेट करती है इसीलिए। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया वे सब लोकसभा के निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया कि लोकसभा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है। निर्वाचन कैसे होता है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और हर व्यक्ति का मत मूल्य क्या होता है, इसमें बराबर होता है। अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हता क्या हो जाएगा, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इन उम्र को ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल होना चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की आयु होना चाहिए। अगर इतना है तो हम लोग लोकसभा के निर्वाचन में खड़ा हो सकते हैं। अब लोकसभा की अवधि। तो लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इसके पहले हो सकता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना था, 6 साल था, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। लेकिन ये कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि इसमें हर 2 साल 1/3 हमेशा इसमें निर्वाचित होते रहते हैं, यानी कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ आदमी बैठेगा, यानी कि राज्यसभा में हर साल कोई ना कोई व्यक्ति उपलब्ध रहेगा। जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं है, लोकसभा में 5 साल बाद ये पूरी तरीके से खाली हो जाता है, यानी कि इसका विघटन हो जाता है। लेकिन अगर पहले चाहेंगे, प्रधानमंत्री चाहेंगे तो वे मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति की सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। कुल मिला के हो गया क्या कि अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग पिछली क्लास में अच्छे से पढ़े थे, तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है और उनका निश्चित अवधि कितना है, 5 साल। तो 5 साल पहले भी भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, उसमें हर टाइम कुछ ना कुछ सदस्य हमेशा रहते हैं। तो हम लोग राज्यसभा में क्या क्या देखें, राज्यसभा इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन, अप्रत्यक्ष सदन, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। लोकसभा में क्या क्या आ गया, तो लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन,
इसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, इसलिए इसको हम लोग प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं। इसमें उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का मेंशन हम लोग का आर्टिकल 81 में, जबकि लोकसभा का मेंशन राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। तो इस प्रकार से हम लोग का राज्यसभा और लोकसभा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब अगली वीडियो जो होगी वो हम लोग की लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो सारा हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।